ठीक है, तो लास्ट सेशन में आई थिंक तुम लोगों ने ट्रिगर देखा था, करेक्ट? यस सर। तो हमारे टॉपिक्स अभी क्या बाकी है, लेट मी चेक हम लोगों ने क्या क्या देखा है। ट्रिगर्स, इंडेक्स, ग्रुप बाय, रिटर्नर्स, मिशन एंड ऑलमोस्ट तो पार्ट हो गया है। आई थिंक हमारा इफेल्स बाकी है, केस स्टेटमेंट और यूनियन ऑपरेटर भी बाकी है। ठीक है, यानी 2-3 सेशन में भी 1-2 सेशन में हो जाएगा। और व्यू एक बाकी है। ठीक है, तो हम लोग आज व्यू को कवर करेंगे। ठीक है, व्यू क्या होता है? जैसे ये टेबल्स होते हैं, ठीक है, यानी स्कीमा है और स्कीमा के अंदर हमारे क्या है, टेबल्स है। तो इन टेबल्स के अंदर हम लोग डीएमएल क्वेरीज लिख सकते हैं। डीएमएल क्वेरी मतलब टेबल में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली व्यू क्या होता है, टेबल की तरह ही होता है, लेकिन वो जस्ट वर्चुअल टेबल होता है। उसके अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, ओके, डिलीट नहीं कर सकते, और कुछ मतलब ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो व्यूज होते हैं ये जस्ट अ वर्चुअल टेबल होता है हमारे लिए। अब इसका क्या पर्पस है? जबकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल है तो हम लोग ये व्यू क्यों बनाते हैं? अब देखो क्या ये किस तरीके से यूजफुल होता है हमारे लिए, समझो कि जैसे समझ लो मेरे इस वाले स्कीमा के अंदर मल्टीपल टेबल्स ओके हो सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट में जो है नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, जैसे 100 ऑफ टेबल्स भी हो सकते हैं आपके एक सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस करते हो, ठीक है, आपको जैसे आपका डेटा जो है एक दो टेबल्स के साथ आप लोग जुड़े हो, या फिर एक से ज्यादा 5-10 टेबल के साथ आप लोग जुड़े हो सकते हो। ठीक है, इम्प्लॉय टेबल वाला पैसेंजर से जुड़ा है, पैसेंजर वाला स्टूडेंट से जुड़ा है, डिपार्टमेंट से जुड़ा है, यानी एक टेबल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। हम लोग जो टेबल पढ़ रहे हैं कौन सा है, वो रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, माइस्क्यूएल कैसा है, रिलेशनल। ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। मतलब क्या कि एक टेबल जो है दूसरे टेबल के साथ रिलेट करता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग क्वेरीज लिखते हैं, ओके, यानी मुझे जो डेटा चाहिए होता है वो एक ही टेबल से नहीं चाहिए होता है, मल्टीपल टेबल से चाहिए होता है, करेक्ट? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी पड़ती है। ओके, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हम लोग जब लिखेंगे तभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हर बार मुझे ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी पड़ रही है, हर बार मैं मुझे जब कभी भी एग्जीक्यूट करना है, कुछ कुछ आगे उसके आगे प्रोसेस करना है, तो फर्स्ट मुझे ये सभी डेटा को मिला के मेरा एक्चुअल डेटा लाना है, और उसके आगे डेटा जो मिलेगा उसके बाद आगे प्रोसेस करना है। यानी हर बार मुझे ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखनी है। तो इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने के बाद सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी डेटा को, उसी रिजल्ट को एक व्यू बना लेंगे, उसका एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट टेबल बना देंगे। यानी जैसे समझ लो कि ये जो पैसेंजर है, एम्प्लॉय है और अकाउंट है, इन तीनों का मिला के मुझे कुछ डेटा चाहिए जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी एग्जीक्यूट करके मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का जो डेटा मिलेगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने के बाद उसको मैं स्टोर कर दूंगा एक जगह पे, ओके, एज अ वर्चुअल टेबल। उसी को हम लोग बोलेंगे व्यू। और जब चाहे मुझे इसके आगे जब प्रोसेस करना हो तो सिंपली मैं उस व्यू को कॉल करूंगा। अब मुझे हर बार इन तीनों टेबल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, अकेले व्यू को कॉल करना है। वो अकेला व्यू होके क्या करेगा, इंटरनली इन तीनों टेबल को कॉल करेगा और मुझे डेटा जो चाहिए वो ला कर देगा। यानी मुझे हर बार उन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है अभी सबको क्या पर्पज है इस व्यू का? समझ में आया? उसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, व्यू यानी जस्ट देखने के लिए है, जस्ट सिलेक्ट करने के लिए डेटा। इसके अंदर आप लोग डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ओके।
क्योंकि अगर व्यू के अंदर का आप डेटा डिलीट करोगे तो वो व्यू जो है किसी टेबल के साथ जुड़ा होता है तो टेबल का डेटा डिलीट होता है, नॉट द व्यू। ओके, ये जो व्यू है जस्ट हमारे लिए एज एक सिंपल समझ लो कि एक वर्चुअल टेबल है जो कि हमारे ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करेगा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो है उनको सिंप्लीफाई करेगा। क्लियर? कंफर्म यस सर। करो, क्लियर है सबको? व्यू समझ में आया? ओके, लेट मी राइट definition here. A view is a virtual table that simplifies simplifies complex queries. ठीक है, अब देखो इसका सिंटैक्स कैसा है, ये व्यू किस तरीके से बनाने हैं ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, सिंपली जिस तरीके से अब तक हम लोगों ने लिखा था, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट इंडेक्स, इसी तरीके से जब मुझे व्यू क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, क्रिएट व्यू। ओके, देन व्यू का नाम जो भी हम लोग को व्यू देना है, जिससे मैं दे रहा हूँ एक डेमो व्यू। ओके, एज जो कोई आपको ठीक है, ये हमारे ऊपर है, ऑप्शनल है, अगर देना है तो हम लोग नहीं दे सकते, नहीं तो नहीं। ठीक है, उसके बाद सीधा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हम लोग को लिखना है। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरीज लिखेंगे, इसके बाद एक्चुअल हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज सिलेक्ट, जो हमारा ऑपरेशन है, ओके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल लॉजिक हम लोग इस सिलेक्ट क्वेरीज में लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन से टेबल में से है, फ्रॉम द टेबल, एंड उसके बाद कुछ कंडीशन लगानी है तो लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय लगाना है, जो करना है फिर आगे हम लोग उसके आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग व्यू डिफाइन करेंगे। तो अब सिंपली एक यहाँ पे हम लोग एक व्यू बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर है और कस्टमर की कंट्री के हिसाब से उनकी नेशनलिटी पता करते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर फ्रांस से है तो यूरोपियन है, यूएसए से है तो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलियन है, इस तरीके से उनकी नेशनलिटी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ओके, so let's create one view, create view, व्यू को नाम देते हैं नेशनलिटी। ओके, एज, और उसके बाद आपका जो भी लॉजिक है। ठीक है, जैसे मैं इफ एल्स जो है माइस्क्वेल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, नॉर्मली भी इफ के अंदर एक लिखना, एक साथ मल्टीपल कंडीशन इफ के अंदर डिफाइन करना, वो क्या हो जाता है हमारे डिफिकल्ट होता जाता है, तो इस तरीके की डिफिकल्ट क्वेरी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, इफ if country, let me check the name, it's a country only. Okay, if country France, USA, Australia. Okay, if country is equal to, if country is equal to France. Okay, ये if हम लोगों ने लिया नहीं है ना, if भी पेंडिंग, लेट मी एक्सप्लेन हियर ओनली। if किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इससे पहले एक if का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, इसी में भी समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इफ कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस, ओके, देन मुझे रिजल्ट में चाहिए, इसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। ओके, ये फर्स्ट पैरामीटर दैट इज आवर कंडीशन, देन सेकंड पैरामीटर, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कंट्री फ्रांस है तो यूरोपियन। ओके, अगर फ्रांस नहीं है तो सिंपली क्या बता देंगे उसके आगे वाले पैरामीटर में, दैट इज नॉन यूरोपियन। ये होता है इफ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग कंडीशन देते हैं, सेकंड में ट्रू वाला रिजल्ट, एंड थर्ड में फॉल्स वाला रिजल्ट। यानी ये कंडीशन, उसके बेसिस पर ये दोनों एग्जीक्यूट होते हैं, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला। कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इफ के अंदर इफ यूज करना है। ओके, अगर फ्रांस है तो यूरोपियन आना चाहिए, और यहाँ पे मैं एक और इफ का यूज करूंगा। ठीक है, अगर यूरोप फ्रांस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इफ के अंदर एक इफ यूज करूंगा। ओके, ओके, वन मोर इफ। ठीक है, इफ इफ कंट्री इज इक्वल टू यूएस, अगर कंट्री यूएसए है तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अमेरिकन। ओके, नेशनलिटी इज अमेरिकन। और एक कंडीशन देनी तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बता सकते हैं फाइनल रिजल्ट। ओके, तो मैं मुझे एक और इफ का यूज करना है, तो अगेन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, देखो जितने हम लोग इफ के अंदर इफ यूज करेंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आपको व्यू भी कब बनाना है, जब इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होंगे। ओके, इफ कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन। ओके, अगर इनमें से भी नहीं है तो फाइनली हम लोग बता देंगे कि उधर में से है। ओके, देन इसके बाद कॉलम्स क्लोज, वेरी क्लोज, 1 2 3 3 brackets, correct? Okay, just 1 minute. आपका भी नेक्स्ट लेक्चर है क्या कोई? नो सर। कोई नहीं है क्या? ओके, हाँ ठीक है। ओके, देन इसके बाद alias एज नेशनैलिटी, यानी जो एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट होगा उसको नाम भी हम लोग दे रहे हैं एज नेशनलिटी, और कौन से टेबल में से, तो उस टेबल का भी नाम हम लोग को बताना पड़ेगा। फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, समथिंग। Let all data.
ठीक है, अब इस व्यू को क्रिएट करते हैं। नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके, ये व्यू कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों ने बताया नहीं। क्रिएट दी अंडर B24, नॉट B24, इट्स क्लासिक मॉडल ना, क्लासिक मॉडल्स। ओके, देन क्रिएट दिस व्यू। ओके, क्रिएट हो गया। रिफ्रेश दिस वन और जाकर चेक करो क्लासिक मॉडल्स, कस्टमर्स, व्यूज से नेशनलिटी वाला भी। अब जैसे आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको वही डेटा देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने व्यू लिखा है। मतलब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, उसकी नेशनलिटी देख रहे हैं। अब उसके आगे बेस्ड ऑन द नेशनलिटी आप लोगों को वर्क करना है, तो आपको सेपरेटली कस्टमर में जाके फर्स्ट उनकी नेशनलिटी निकालो, देन उसके बाद उसके आगे वर्क करो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको नेशनलिटी मिल गई है सभी कस्टमर्स की, आप लोग इसके आगे सिंपली इस व्यू के थ्रू आगे ऑपरेशंस कर सकते हो। ये भी एक सिंपल ही ऑपरेशन था, इतना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन रियल टाइम में जब लोग व्यूज लिखते हो तो एक दो चार टेबल को मिला के जो डेटा आपको को चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, उसको आप लोग एक जगह पे स्टोर करते हैं एज अ वर्चुअल टेबल। ओके, जो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बनाया। ठीक है, इसमें से अगर मैं कुछ डिलीट करता हूँ तो मेरा कहाँ से डिलीट होगा, कस्टमर में से डिलीट होगा। ओके, अगर कोई और दूसरा डेटाबेस में एम्प्लॉय है तो उसमें से डिलीट होगा, नॉट फ्रॉम द व्यू। इट्स जस्ट अ वर्चुअल टेबल। क्लियर है सबको? व्यू कंफर्म करो। यस सर। एनी डाउट टिल हियर? ओके, एक और कंसेप्ट हम लोग को समझना है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज यूनियन। एक और ऑपरेटर है यूनियन, हम लोगों को देखना है। ये यूनियन क्या होता है कि जब आपको दो टेबल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तब आप उसमें से डेटा कैसे निकालते हो? यूजिंग ज्वाइंस। ज्वाइंस हम लोगों ने देखे, करेक्ट? क्या देखे? क्या यूज होता है ज्वाइंस का? जब टेबल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हो तब आप लोग ज्वाइंस का यूज करके दोनों टेबल का डेटा निकाल सकते हैं। तो उसी यूनियन को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यूनियन अगर हम लोग को यूज करना है ना, तो उससे पहले उसके ऊपर जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स, यानी वो उस तरीके से होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग यूनियन को यूज कर पाएंगे। उसी वजह से हम लोग ज्यादा यूनियन को यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या क्या हम लोग उसको रूल्स ही समझेंगे। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए तब जाकर हम लोग यूनियन को यूज करेंगे। तो क्या होता है, each select statement with a union must be same number of columns। जैसे ज्वाइंट्स में क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट टेबल राइट टेबल होता है, करेक्ट, दो टेबल में से डेटा निकालते हैं। तो यूनियन का भी वही, मतलब यूनियन का भी वही यूज होता है कि दो टेबल में से डेटा निकाल। ओके, तो ये यूनियन क्या बोल रहा है कि जब आपको इस तरीके के दो टेबल में से डेटा निकालना है, जैसे कि समझ लो यहाँ पे कस्टमर और एम्प्लॉय, तो इन कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों का जो कॉलम काउंट है वो सेम होना चाहिए। Each select statement with the union must be same number of column। okay, जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट का, तो दोनों का सेम काउंट होना चाहिए। ओके, सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए विद द सेम डेटा टाइप, सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेम डेटा टाइप विद सेम ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ये तीनों Yes, sir। होनी चाहिए, तभी जाकर हम लोग यूनियन का यूज करें। अब जैसे समझ लो कस्टमर्स के अंदर जैसे कॉलम्स है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम एंड द कस्टमर लास्ट नेम फर्स्ट, चारों, इन चारों को समझो।
सिमिलरली इसी ऑर्डर में इनका डेटा टाइप भी वही तरीके से इस एम्प्लॉय में भी होना चाहिए, यानी जो हम लोग सिलेक्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं उधर ओके, लेकिन जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ओके, जो डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों में से, उन दोनों का जैसे फर्स्ट नेम देखो यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम भी है लेकिन दोनों का नाम डिफरेंट है ओके, सॉरी नाम नॉट डिफरेंट, लेकिन उसका डेटा टाइप चेंज हो सकता है, कुछ भी उसका ऑर्डर चेंज हो सकती है, तो ये ऑर्डर भी उसी तरीके से होनी चाहिए ओके। देन डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, जैसे इसका varchar है तो उसका भी varchar ही होना चाहिए, उसका इंटीजर है तो उसका भी इंटीजर होना चाहिए, एंड वो नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए। जैसे मैं कस्टमर में से 3 निकाल रहा हूँ तो इसमें से भी 3 ही निकाल, 3 ही सिलेक्ट करूँ, यहाँ से भी 3 सिलेक्ट करूँ, उनका टाइप भी सेम, उनका ऑर्डर भी सेम, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग यूनियन को यूज नहीं करते, जॉइंट्स का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं दो टेबल में से डेटा निकालने के लिए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा ओके, विद ऑन दी यूनियन। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, दो ऐसे टेबल्स बनाने होंगे जो एग्जैक्ट सिमिलर भी है ओके, उनके अंदर कुछ डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे, और ये यूनियन एंड द यूनियन ऑल, ये ऑपरेटर्स मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ओके। और क्या पेंडिंग है, लेट मी चेक, यूनियन ऑल व्यू का एक एग्जांपल, व्यू तो इस तरीके से क्रिएट करना है, व्यू को समझ में आया ये कुछ ज्यादा, हाँ। और एक दैट इज केस एंड द इफ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, और एक केस स्टेटमेंट है, केस स्टेटमेंट भी हम लोग को डिटेल में देखना है। Let me check from my side also, is there any other pending or not? अगर है तो हम लोग कवर करेंगे, कल भी हम लोग सेशन रखेंगे, मैं आपको टाइम शेयर करता हूँ ओके। अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग में रखेंगे, सबको ऑफ ही होता है संडे, ठीक है। और अगर सभी को पॉसिबल है तो इवनिंग को भी एक सेशन रखेंगे, मैं आपको शेयर करता हूँ टाइम स्लॉट्स, या फिर ओनली इवनिंग को रखेंगे ओके। ओके सर। Yes, sir. ओके देन, बाय बाय।